साक्षरता दिवस है आज। जी, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, you all are welcome in this webinar. I am Shaili Sethi, founder of Mahila Prashikshan Sansthan. 8 September was declared International Literacy Day by UNESCO on 26 October 1966 at 14th session of UNESCO General Conference. It was celebrated for the first time in 1967. Its aim is to highlight the importance of literacy of individuals, communities and societies. लगभग 77.5 करोड़ युवा साक्षरता की कमी से प्रभावित हैं, अर्थात 5 में से 1 युवा अभी तक साक्षर नहीं है और इनमें से 2/3 महिलाएं हैं। 4.4 करोड़ बच्चे आज भी विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते और बहुत से बच्चों में नियमितता का अभाव रहता है अथवा बच्चे जो हैं बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। एशिया महाद्वीप में भारत में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। एमर्जेंट लिटरेसी, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग डेवलपमेंट, शुरुआती भाषण और भाषा के विकास के दौरान बच्चे कौशल सीखते हैं जो साक्षरता पढ़ने और लिखने के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह चरण, जिसे साक्षरता के रूप में जाना जाता है, जन्म के समय शुरू होता है और पूर्व स्कूली वर्षों के माध्यम से जारी रहता है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जो ये हमारा वेबिनार है वह सफल रहेगा और जो कोई भी रुकावट आती है तो हम मिलजुल कर उससे निपटेंगे और यदि वेबिनार में बीच में कोई भी नेटवर्क इशू जाता है तो आप सभी से निवेदन है कि उस नेटवर्क को जो भी है वो टूट जाता है तो दोबारा से उसी लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप हमसे पुनः जुड़ जाएंगे। तो हमारे बीच में आज बहुत अच्छे नाम जुड़े हैं। तो पहले मैं पूछना चाहूंगी, हमारे बीच में गेस्ट हैं जो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ। तो सुमिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? सुमिंदर सिंह जी, क्या आप हमारे बीच में हैं? चलिए हम आगे बात करते हैं। निकिता चौहान जी हमारे बीच में हैं। हाँ जी जी, आपका स्वागत है निकिता जी। थैंक यू सो मच मैम। पठन कौशल जी, आज हम बात करते हैं पठन कौशल की बात। पठन कौशल रीडिंग स्किल्स किसी व्यक्ति की लिखित सामग्री को डिकोड करने और उससे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता पठन कौशल कहलाती है, जबकि डिकोडिंग की प्रक्रिया बोलकर या चुपचाप हो सकती है। आज हमारे बीच में निकिता चौहान जी हैं। शी इज जर्नलिस्ट इन पंजाब केसरी न्यूज़पेपर फ्रॉम दिल्ली। She is working for cover education, health, fitness, beauty, sports and Bollywood। और ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे देश की जो विख्यात फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ जुड़ती हैं। बहुत ही अच्छे लड़कियों के लिए विचार लिखती हैं। हमेशा ही समाज के लिए एक लंबे समय से कार्यरत हैं। तो आशा करते हैं कि आज हम आपसे बहुत ही कुछ सीखने को आज हमें मिलेगा। आज हम आपसे जानेंगे रीडिंग स्किल्स के बारे में। हमारे बीच में निकिता जी हैं। आपका स्वागत है निकिता चौहान जी। निकिता चौहान जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम आपसे जानेंगे रीडिंग स्किल्स, पठन कौशल विकास के लिए कैसे काम करे शिक्षक। जी, तो सबसे पहले मेरा मानना ये है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट का जो गैप होता है वो सबसे पहले हम लोगों को खत्म करने की जरूरत है। कि सबसे पहले हमारे एक टीचर को अपने स्टूडेंट को या अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझने की ये जरूरत है कि
उन बच्चों में क्या कमी है। बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं बाहर से, जिन्हें क का भी मतलब नहीं पता होता। आप मैम मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे जितनी भी टीचर्स हैं, मैं उनको सिर्फ एक ऐसा संदेश देना चाहती हूँ कि अपने एक स्टूडेंट को वो इस तरीके से भाषा का उच्चारण कराए, जिसे हम डिकोड, आप कह रहे हो डिकोडिंग कहती है, कि उसको ऐसा उच्चारण, और वो चुपचाप भी हो सकता है कि बच्चे को उसके प्रोनाउंसिएशन का वो क्या बोल रहा है उसे वो चीज पता होनी चाहिए। कि आज की डेट में हमारे इतने युवा और इतने बच्चे हैं कि हम क्या बोलते हैं हमें नहीं पता होता, उसका मतलब नहीं पता होता, हम उसको किस तरीके से बोल रहे हैं उसको हमें वो भी मतलब नहीं पता होता। तो सबसे पहली बात है कि टीचर्स को ये क्लियर करने की जरूरत होती है। आगे आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ जी, तो सेकेंड इज कि हमारे देश में ना मतलब कितने 73 साल हमें आजाद हुए हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश निरक्षरता के अंधियारे के जीने में विवश है। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है? हम लोग सिर्फ अपने आप को बढ़ा रहे हैं, हम अपने से छोटे को कभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज भी गांव कस्बों में जाओ, कॉलोनियों में जाएं हम, तो वहां पे कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि वो आज अपने घर से नहीं निकल पाने के लिए मजबूर है। और इसी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी कम हो रही है, भूखमरी बढ़ रही है। एजुकेशन नहीं होगा तो हम आगे कैसे करेंगे, कैसे नौकरियां हमें मिलेगी? हर जगह एजुकेशन वैल्यू रखती है, और इसके लिए जरूरत है कि हमें हर एक बच्चे, हर एक देश के हर एक नागरिक को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इससे ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जी। जी। और आप महिलाओं के लिए जो कार्य करते हैं, लड़कियां, आप ऐसे देखते हैं झुग्गी में जाते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि लड़कियों के पास बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। तो ऐसी लड़कियों को आप किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे, और ऐसे लोगों के लिए क्या कार्य करना चाहिए? वो चाहे बेटा हो या बेटी, एक समान होते हैं। शिक्षा जी। सभी के लिए समान होती है, परंतु हम देख रहे हैं कि बेटियों का आंकड़ा जो है लगातार बहुत ही ज्यादा कम है। बेटियों को हम जी। पीछे नहीं छोड़ सकते, बेटियों का आंकड़ा बहुत जी। ही कम है साक्षरता के लिए। तो ऐसे में आप क्या विचार देती हैं, क्या सब राय देती हैं, हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले मेरा विचार यही रहेगा कि मानसिकता बदलो। सबसे पहला जी। विचार मेरा हर जगह महिलाओं के लिए और हर एक लड़की के लिए, हर एक महिला के लिए यही रहेगा, विचार, मानसिकता बदलो। विचार बदलने पड़ेंगे। आज भी ऐसा नहीं, हम दिल्ली से शहर में, मैं दिल्ली से शहर में रहती हूँ, बहुत पोश एरिया में रहती हूँ, लेकिन आज भी मेरे घर के 2 पड़ोसी ऐसे हैं कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ऐसी रहती है। क्यों निकल रही है, किस लिए निकल रही है? पहले हमें ये बदलने की जरूरत है, जी। तब जाके हम कॉलोनियों को भी। जब पोश एरियाज में ऐसा हो रहा है तो कॉलोनियों में तो होना बिल्कुल ही है। इसलिए जी, मैं बिल्कुल। यही चाहूंगी कि जब भी मुझे कभी मौका मिलेगा, या मैं आने वाले टाइम में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक अपने अपने दिल्ली के एक एक गांव, एक एक कस्बों में जाऊंगी, वहां जाके मैं सर्वे करूंगी कितनी लड़कियां पढ़ाई से वंचित है और क्यों है। सबसे पहला मेरा रीजन, मेरा क्वेश्चन मार्क है, क्यों है। मैं जी, उस चीज को बिल्कुल। क्लियर करूंगी कि क्यों वंचित है, उसके बाद मैं कुछ आगे का। सबसे पहले मैं क्यों जानना चाहती हूँ कि वो वंचित क्यों है, क्यों आपकी मेंटेलिटी ऐसी, आप किसको देख के उनको आगे नहीं बढ़ा रही हैं, और यही रीजन है। दीवान बेड अब नंबर बन गया, वो अपने ही बन गया। आपकी सोच बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी वक्ता जुड़े हैं आज जी। हमारे, जैसे कि आप हमने आपके साथ आगे भी हम कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद हम जुड़ते हैं बहुभाषी के। हम पहले देख लेते हैं हमारे कौन कौन से स्पीकर हमारे बीच में। काजल पली जी हमारे साथ जुड़े हैं। काजल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी, आपका स्वागत है काजल जी। आप अपना फोन जो है अनम्यूट कर लीजिए। बाकी सभी से निवेदन है, सभी अपना फोन जो है म्यूट कर लीजिए। कारण ये है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं म्यूट कर सकूं, और आपसे निवेदन है कृपया अपना फोन जो है म्यूट कर लीजिए, ताकि हम ऐसे व्यक्ति से है जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। आज हमारे बीच में काजल पली जी जुड़ी हैं। काजल जी एक देश का बहुत ही प्रख्यात नाम है। मैं काजल जी आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज आप हमारे स्पीकर हैं काजल जी। काजल पली जी के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। काजल पली जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। काजल पली जी की अंतड़ियों में कैंसर होने के कारण उनके शरीर से खराब अंतड़ियों को निकाल दिया गया।
फिर कुछ समय पश्चात उन्हें किडनी में भी कैंसर हो गया। आप सभी से निवेदन है कि अगर ये हमारा जो कनेक्शन है टूट जाए तो दोबारा से फटाफट लिंक ऑन कर लीजिएगा बिना देरी किए, क्योंकि ये लिख कर आता रहता है नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अगर मीटिंग टूटती है बीच में तो कनेक्ट हो जाइएगा, आप सभी से निवेदन है। दोबारा से इसी लिंक पर क्लिक कर, सभी से निवेदन है। जी, काजल जी के लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। काजल पली जी की अंतड़ियों में कैंसर हो गया था, जिसके कारण से उनके शरीर से खराब अंतड़ियों को निकाल दिया गया। फिर कुछ समय पश्चात उन्हें किडनी में कैंसर हो गया, जिसके कारण से उनके शरीर की एक किडनी भी निकाल दी गई। काजल जी 8 महीने भी कोमा में रह चुकी हैं। कोमा से भी वो आगे अपने जीवन के साथ संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी। और इतना ही कम नहीं था, ये जो भगवान ने किया इतना ही कम नहीं था, और आप सभी को जानते हुए इनको सलाम करने की आवश्यकता है, क्योंकि काजल पली जी आज जो हमारे बीच में है, आज ये मैं बता सकती हूँ मैम, आज आप किस तकलीफ से जूझ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज ये जो है तकलीफ इनकी बता देती हूँ। कोविड हो चुकी है ये। इनके पति जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसके कारण से इनके हस्बैंड और इनको और इनके बेटे को, तीनों को कोविड हो गया है, कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि दवाई तो ले ही रहे हैं और जल्दी से रिकवर कर लेंगे। होम क्वारंटाइन है अब ये, तो आशा करते हैं कि वाली लड़की हमारे बीच में है। और आप सभी, आपको तो पहले तो जितना भी कहा जाए आपके लिए शब्द कम पड़ेंगे। और जैसे कि हमारे पास समय कम है, आज हम आपसे बहुभाषी एवं रोगों से बचते हुए शिक्षा के महत्व को जानेंगे। और बहुभाषी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। जी, अगली आवाज हमारे साथ काजल पली जी की जुड़ेगी। आपका स्वागत है काजल जी। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ती हूँ। आप इतना कुछ सोसाइटी के लिए कर रही हैं। बहुभाषी, जब मुझे कैंसर हुआ तो मैं अभी कॉलेज छोड़ा ही था, और जब वापस आई, कोमा से बाहर आई, और जब जिंदगी देखी तो जिंदगी बहुत बदल चुकी थी, बहुत आगे निकल चुकी थी। बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे भी हमारा जो 2020 का इंटरनेशनल थीम है वो हमारा अडल्ट लिटरेसी का है और हमारे मेथड ऑफ टीचिंग का है। क्योंकि हमने देखा कि जैसे कोविड हुआ, करीब 62.5 जो परसेंट बच्चे थे वो स्कूल जाना बंद हो गए, और हम लोग एजुकेशन के लिए पूरी तरह से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो गए। और हमारे देश की ना बहुत दुर्भाग्य है कि हमारे जो लिटरेसी रेट है वैसे ही 77.7% है, और उसमें भी हमारा जो रूरल एरिया, नोएडा में भी बहुत सारे गांव हैं जहां बच्चों के पास कंप्यूटर, ऑनलाइन चीजें तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बेसिक शिक्षा भी नहीं मिलती है। और इस साल का जो हमारा थीम है अडल्ट लिटरेसी, वो इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतने हमारे देश करीब आते जा रहे हैं। तो जितनी भाषाओं का हमें ज्ञान होगा, हमें ग्लोबल इंटरेक्शन करना है। कोविड से ऑनलाइन हमारी एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में थी। हमारी जो बेसिक जो एजुकेशन है आज के वर्ग की, वही इतनी कमज़ोर है कि हम लोग ग्लोबल या इंग्लिश या ऐसी भाषाओं में महारत कैसे हासिल करेंगे। तो हमें हम लोग हमें आई थिंक एजुकेशन के लिए या लोगों को साक्षर करने के लिए हमें किसी बहुत बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट की या अपने किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने घर के जो हमारी डेली हेल्प्स हैं, मेड्स हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, माली हैं, अगर उनको भी हम प्रेरित कर पाएं कि आप पढ़ाई करिए, अपने घर की औरतों को पढ़ाइए, आप ये कंप्यूटर होता है,
ये हमारी भाषा होती है। और रोज अगर बैठ के 10 मिनट भी हम देते हैं, एक किताब ही गिफ्ट करते हैं, तो कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो हमारे आई थिंक 2018 में या 18 से अब तक 5% लिटरेसी रेट में फर्क आया है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे देश की 1.75 जो जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है, उसका खर्चा हमारी एजुकेशन पे जाता है। तो अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एज ए इंडिविजुअल भी लेने लगे, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सिखाने लगे, ताकि ये लोग जो फाउंडेशन है, हमारे बच्चे हमारा देश का फाउंडेशन है। हम लोग बड़े हो रहे हैं, मैं 45 साल की हूँ और मेरा बेटा 14 साल का है, उससे जो छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश की नींव बनाने वाले हैं। तो जिस भी देश की नींव स्ट्रांग होती है, वो देश आगे तरक्की करता है। तो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बच्चों को, हमारे अडल्ट को, जिनके पास आज भी बहुत सारे अडल्ट हैं जिनको बेसिक एजुकेशन नहीं है, जिनको आज भी नहीं पता है, भाषा का ज्ञान नहीं है, आप उनसे बेसिक भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हें बहुत समझाना पड़ता है। हमें ग्लोबलाइज जाना है, हमें दुनिया तक, एक हिंदुस्तान को एक पूरी दुनिया में फैलना है। उसके लिए हमारा भाषा पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते का, चाहे वो देश के रिश्ते हैं, बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों से कम शुरुआत करेंगे। अपने हाउसमेट्स हैं, अपने माली हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि उनके बच्चों को थोड़ा टाइम दें सिखाने के लिए। मेरी यही गुजारिश है आप सबसे कि अपने घरों से शुरुआत कीजिए। हमें बहुत बड़ी चैरिटी की, हमें बहुत बड़े स्केल की जरूरत नहीं है, हम अपने घरों से शुरू कर सकते हैं इंडिया, हिंदुस्तान की साक्षरता के लिए। थैंक यू सो मच शैली जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आपने इतना हमारे को सुन पा रहे हैं जी? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो शैली जी, आपकी आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक शिक्षण विधियां। हमारे बीच में अनुराधा जी जुड़ चुकी हैं। अनुराधा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराधा जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ, बिल्कुल आस्क टू अनम्यूट कर दीजिए जी। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। रचनात्मक शिक्षण विधियां, क्रिएटिव टीचिंग मेथड। रचनात्मक शिक्षण की एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे बीच में इसी कड़ी को और विस्तृत रूप में प्रदान करने के लिए शिक्षा स्पीकर हमारे साथ जुड़ी हैं अनुराधा वर्मा जी। She is academic director in Delhi Public School, Jammu. She awarded as National Creative Teacher Award by Government of India. और हमारे महिला प्रशिक्षण संस्थान की भी एक जगमगाता चेहरा है। और पिछले वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हुआ था, डॉटर्स डे पर, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और हमारे यहाँ से सम्मानित भी हो चुकी हैं। अनुराधा जी, सबसे पहले तो हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ क्रिएटिव, आज हम आपसे जानेंगे क्रिएटिव टीचिंग मेथड, रचनात्मक शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है, अगली आवाज आपकी मैम। थैंक यू सो वेरी मच शैली जी। मेरा नमन है सब अभिभावकों से जो यहाँ पे आए हैं दूर दूर से, सबको मेरे नमन है। नाउ टुडे आई हैव बीन गिवन द टॉपिक ऑफ क्रिएटिव टीचिंग। सो यू आर ऑल एजुकेटर्स और आपके बच्चे भी पढ़ते ही होंगे स्कूलों में। सो आई एम टेलिंग यू सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज to you for making your teaching methods more effective. And for that, Shaili ji, I have so many things to share with you. And the first is, the best teachers are those who show where to look, how to do, and they don't tell you what to see. So for this, मैं कुछ चीजें
get some oral history materials, conduct online discussions, and play recordings of public lectures also. So third one is we should go with real world learning. In real world learning, we should relate and demonstrate through real life situations which make the students easy to understand the material which we are providing to them. It will also spark their interest and get them excited and involved in the teaching learning process. And then comes the brainstorming. Now, in brainstorming, we have so many sessions in our classroom. These sessions are a great way to get the creative juices coming from their minds. When you have multiple brains focusing on one single idea, you know, you are sure to get the numerous ideas, and it will also involve everyone into the discussion of the topic. It will be a great platform for the students to voice their thoughts without having to worry what is wrong and what is bad. And then comes, we should, it's a very important topic, and that is classes should be sometimes outside the classroom. Why? Because some lessons are best learned when they are taught outside the classroom. So we have to organize field trips that are relevant to the lessons, or just simply take students for a walk outside the classroom. So by this, what happens? Students will feel very much fresh and exciting, and without taking much effort, they will learn and remember whatever we teach to them. Then comes the next point, and that is role play. So teaching through role playing is a very great way to make children step out of their comfort zone and develop their interpersonal skills. This method comes in a handy, especially when you are teaching literature, history, or your current events. So then comes our storyboard teaching. I think you all are aware about this. As one of our greater thinker, Rudyard Kipling, rightly said, if the story of histories were taught in the form of story, it would never be forgotten by the students. So storyboarding is a great way to teach any subject which requires अनुराधा जी, आपसे निवेदन है दोबारा से एक बारी थोड़ा सा माइक अभी मैंने म्यूट किया था, तो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक दोबारा से, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही थी। ठीक है, तो ये वापस अभी से आ से रही निवेदन है। माइक म्यूट कर लीजिए जी। अनुराधा जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। Now, history teachers can use a storyboard to recreate a famous event. Such visually stimulating activities will ensure that even complex ideas are easily put across to the students. Now, then comes very important, and that is the stimulating class. अनुराधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराधा जी, अनम्यूट कीजिए अपना फोन। अनुराधा जी, creative and जी मैम, अब आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, बताइए। Such a creative and stimulating environment, by making the classroom environment friendly, we will help the students to explore and will encourage them to learn more and more about the subject matter. And you know, children, especially young ones, can't be expected to sit all the day and learn so many things. So an environment that positively impacts the children is beneficial for you as well as for them. So the next will come, and that is we should welcome new ideas. You know, at our time, the teachers are very much orthodox. Whatever they teach, the student have to be learned. So nowadays, we have to change it little. An open-minded attitude can help you in innovating new teaching methods. Though you might claim to be open-minded, it's human nature to resist change. So evaluate yourself and ensure to try out new ideas from the 30 minds of your classroom. Now,
We can also think about a new hobby. Sometimes, you know, a very hectic workload may affect our engagement in teaching learning process. And if it happens, it's natural. You can take a break for a couple of hours and engage in some other activity that you are interested in, but with the involvement of students only. You know what happened after that? This will rejuvenate you and you can return to your work with more passion and with more interest. And most important thing is we should always work together as a team. Everyone knows that end of the result of collaborative efforts is immense. So think about spending some quality time with your colleagues, with your students, and in this way you come up with very interesting strategies from them also. We can also include the puzzle and games in the creativity teaching learning process. You know why? Because puzzles and games help the children to think creatively and face challenges. We should start making little clubs or groups inside the schools. By making this, being a teacher, you may not get enough time to work on interesting topics that you are passionate about. And for this, you can share your views and learn more from the others when you have a school clubs. We should refer to the books on creativity to the students and tell them to read them and innovate their creative ideas and techniques and show it to you. We should, and the very important is we should love to do whatever we do. Means when we are not stressed, we will be more creative and inspired. So loving our work keeps ourselves relaxed and gives our room to experiment with the new ideas. And the very important thing is always, please, it's a request to you, always introduce the lessons like a story to a child. Let them not feel, oh my god, आज तो ये वाला lesson मैडम पढ़ाएगी. उसको स्टोरी की तरह बच्चों को बताइए, क्योंकि जो स्टोरीज होती हैं उनको वॉच करने के लिए या उनको सुनने के लिए जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं. They are very much curious to listen from you. It's a sort of story. So, my dear colleagues, with every knowledge of mine and every knowledge which I am taking the regular webinars in the different schools by teaching them and by showing them the different aspects of creative curriculum, I am also sharing it with you. If we are going to use these innovative ideas, I'm sure we can make our teaching learning process very effective and rather very much interesting. I am very much sorry because I had created a very beautiful PPT for you people also, and now I'm going to give it to Shali ma'am. Shali ma'am, kindly display it also over there so that the teachers may get the points how to take the, they should have the ideas how to do this teaching learning process, especially online creative for the अनुराधा students. जी, आपसे निवेदन है, जो आपने पीपीटी बनाई है आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए, मैं अभी उसको तुरंत ही कनेक्ट कर दूंगी. बिल्कुल मैम, मैं अभी आपको भेजती हूँ. इसी के जी. साथ मेरा सबसे बहुत थैंक यू है कि आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना. पता नहीं कुछ बातें आपको मेरी अच्छी लगी होंगी, कुछ कैसी नहीं, लगी बिल्कुल होंगी. आपकी सभी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगी हैं और बहुत ही यूजफुल बातें आपने कही हैं, और आशा करते हैं कि जितने भी शिक्षक जुड़े हैं वो सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लेके आएंगे. इसके साथ साथ अब हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे बीच में डॉक्टर बी गायत्री जी भी हैं. आपका स्वागत है. अब मैं आगे बढ़ती हूँ हमारे कार्यक्रम की ओर. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिक एकीकरण. आदिकाल से मानव तकनीक का प्रयोग करता आ रहा है. आधुनिक सभ्यता के विकास में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है. अभियांत्रिक का आरंभ सैनिक अभियांत्रिक से हुआ. इसके बाद सड़कें, घर, दुर्ग, पुल आदि का निर्माण आवश्यकता और समस्याओं को हल करने के लिए सिविल अभियांत्रिक का प्रादुर्भाव हुआ. उसके बाद औद्योगिक क्रांति के साथ यांत्रिक तकनीकी आई. इसके पश्चात वैद्युत अभियांत्रिक, रासायनिक प्रौद्योगिक और अन्य प्रौद्योगिक इकाइयां आई. आज हमारी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ बी गायत्री जी जुड़ी हुई हैं हमारे बीच में. बी गायत्री जी, आपका स्वागत है. बी गायत्री जी के लिए मैं आज बताना चाहूंगी जी. डॉक्टर बी गायत्री जी हमारे बीच में जुड़ी है. शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, बिशॉप
Haber College in Tamil Nadu. She awarded as Best Research Paper Award and Women National Award से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। आपका हृदय से स्वागत है डॉक्टर बी गायत्री जी। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have shared the PPT in your WhatsApp. If possible, could you kindly open, ma'am? Please If possible, I have sent to your WhatsApp, ma'am. शैली मैम, मैंने भी आपको व्हाट्सएप कर दिया है। मैंने भी आपको व्हाट्सएप कर दिया है। काइंडली शेयर। यस मैम, प्लीज वेट आफ्टर सम टाइम। अनुराधा जी, मैं आपसे थोड़ी देर में जुड़ती हूँ। अभी हम बी गायत्री जी से बात करते हैं, इसके बाद मैं आपसे पुनः आपकी बात फिर से लाऊंगी बीच में सभी के साथ, आपकी पीपीटी के साथ, क्योंकि पीपीटी एक ऐसी है कि थोड़ा सा समय लगता है। कैन यू हेयर मी डॉक्टर बी गायत्री जी? Yes, ma'am, I'm able to hear you. Am I audible, ma'am? You are welcome. Can you start, please? Yeah, thank you so much. Yes, ma'am, I'll start. Thank you, Shelly, ma'am, and it is wonderful opportunity to talk in the International Literacy Day with all the educators over here. I'm very happy to have this time with you. And I'm going to share with you about the integration of technology, which is happening in education right now. It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity. It has gone through milestones. So it is our responsibility to integrate the technology in the education, what we are moving now, and what we are just going through this pandemic period, or whatever it may be, not only during this pandemic period. It is going to be a milestone forever, and it is also have pros and cons. As every technology, we have pros and cons in the integration of technology in the education also. And actually, what is technology integration? Is going to be very simple word. The use of technologies, the tools and the devices, which is going to transmit, process, store, create, share, or exchange information by all the electronic means. This is what is happening right now. We need to integrate everything. And how to integrate in teaching, that is the next vital we have to look on. There is a wide availability of new and emerging technology tools. We have enormous tools that could assist a teacher in making teaching much easier and also to the point, much more fun also. We can make the teaching with much more fun also. We can do that, it is possible. And the next thing is that how is technology integration is achieved? How technology integration is going to be achieved is that when technology is going to be accessible and readily available for the task at hand. So that is the thing. So the technology achievement, the integration, it's going to be achieved only through the task at hand, what we have, and also so the accessible and readily available things. So technology integration happens everywhere, thereby which the students also could learn more, and they also could learn comfortable zone. They could have their comfortable zone, they could have their comfortable timings, and everything is going to be upgraded themselves, and they could easily upgrade themselves, and they could reach more height. And also the technology integration, it is the use of technology resources. What are the resources? We all know every resources what we are using right now: the computers, digital cameras, CD-ROMs, software applications, the internet. In daily room practices and in the management of a school also we used to do at the start, and now we are taking this everything. Yes. And why is technology integration is needed is that they have seen the great need for students. The students, they need great use to use the technology as a part of their daily lives actually, in order to prepare themselves for a future filled with technology. For future filled with technology, it need to be integrated. The students have to use this. And what technology is just another tool. It is actually another tool used judicially and creatively to bring a change in learning process, and ultimately the teaching learning process. It's going to be a different one. So technology is a tool, we have to use that. And we can have a quote also. The quote is that
all children must be ready for a different world. So the students must get ready for a different world, and ultimately the teachers also. The thing is that the teacher can enormously make a change in the students' education world. So that way which we can apparently make many changes, we can apparently use many innovations are available, we have many tools available, that way which we can make the student to upgrade themselves more, and we can make them to learn effectively also. Effectively, the time effectiveness will be there, the cost effectiveness, everything will be available, thereby which the students can enhance more. The technology integration is going to save their lives in an enormous manner. They could achieve more, and the teachers also, you have a very good platform, and we, the teachers, the educators, can climb up more heights, and we can make the students also to climb up with ourselves. And it is actually a good thought of this particular International Literacy Day. Shelly ma'am, it is actually a good initiative by you at this, the need of the hour, you have make it possible. And I thank you so much for this opportunity, for the Mahila Prashan Sansthan, for this great initiative. And thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, P. गायत्री जी. Thank you so much. इसके साथ साथ हमारे साथ हेमलता सिसोदिया जी भी जुड़ी हैं. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, हेमलता जी? हेमलता जी, क्या आप हमारे बीच में हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमलता सिसोदिया जी, लगता है उनसे कनेक्शन टूट गया है. अभी वो जुड़े थे हमारे साथ जी. इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरुणा राजेंद्र तिवारी जी, हमारे बीच में हैं इस वक्त. क्या सुन पा रहे हैं अरुणा जी? अरुणा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरुणा तिवारी जी, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे बीच में क्या सुमिंदर सिंह जी हैं? चलिए, कुछ हम टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छेड़ना चाहेंगे. दल का अर्थ होता है समूह. समूह जब कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, उसे दल शिक्षण विधि कहते हैं. जैसे कि हम सभी अपने जो जुड़कर हम एक कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, या हम पीटीएम होती है, इस तरीके के कार्य होते हैं. इसके साथ साथ हमारे बीच में हेमलता, क्या आप जुड़े हुए हैं? जी मैम. उनसे कनेक्शन जी है. हेमलता सिसोदिया जी हमारे बीच में है. बिल्कुल, आपका स्वागत है हृदय से. सबसे पहले तो हम, जैसे कि अब हम बात करते हैं आज, हेमलता जी, आज जैसे कि हम जानते हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है. हेमलता सिसोदिया जी के लिए मैं बताना चाहूंगी, आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्काउट एंड गाइड से जुड़ी हुई हैं. आप भारत स्काउट एंड गाइड में गाइड कैप्टन हैं और वहां आप लड़कियों की टीम को गाइड करती हैं. इसके आप सेंट कॉन्वेंट स्कूल में भी एक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती हैं. आज हम आपसे जानेंगे गेम्स एज ए लर्निंग मेथड, शैक्षिक खेलों का शिक्षा में महत्व. सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है और हमारे को अपना कीमती समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद जी. अगली आवाज आपकी. आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत. शैक्षिक खेल विद्यार्थियों में पढ़ने लिखने और भाषा कौशल को विकसित बनाने का एक बहुत सुंदर तरीका है, और यह तरीका हमें समन्वयन कौशल और बढ़ाने के साथ साथ हमें समीक्षात्मक सोच और समस्या को हल करना सिखाता है. शैक्षिक खेलों का शिक्षा में बहुत महत्व है. हमारे साथ शिक्षा के इस स्थिति को और मजबूत बनाता है. एक बच्चे का मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास करता है. शैक्षिक खेलों के माध्यम से हम विद्यार्थी रचनात्मकता, टीम वर्क और बहुत सारी अच्छी आदतों का सृजन कर सकते हैं. उसको जीवन में सफलता लाने के लिए, उसकी पूरी तरह से विकास के लिए हम उसे तैयार कर सकते हैं. शारीरिक रूप से तीनों शक्तियों का, जो शारीरिक मानसिक और आत्मिक हैं, उनको संतुलित करते हुए वह अपने को कैसे विकास करेगा, ये चीजें हम शिक्षा और खेल के साथ साथ सिखाते हैं. स्काउट एंड गाइड में भी हम यही चीज सिखाते हैं और इसी चीज को सिखाते हुए हम एक विद्यार्थी को देश के प्रेम से जोड़ना चाहते हैं.
देश भावना जो बहुत जरूरी है आज के समय में, और हम उस भावना को लेकर चलते हैं इन तीनों चीजों को समझाते हुए कि शैक्षिक खेल के साथ साथ एक विद्यार्थी का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास किस तरीके से हो। की शिक्षा में हम खेलों को भी विषय बना दिया गया है, और इसके साथ बच्चा खेल खेल में जीवन के किस तरह से मूल्यों को सीखता है। मैं अपने अध्यापन काल में भी यही सिखाती हूँ। मैं एक एक्टिविटी इंचार्ज भी हूँ, और उस एक्टिविटी इंचार्ज के नाते मैं अपने विद्यार्थियों को खेल खेल में ना जाने कितने सारे विद्यार्थियों को एक ऊंचे ओहदों पर देख चुकी हूँ। बहुत अच्छा फील होता है कि हमने केवल शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ एक ऐसा प्रयास किया जिसमें हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एक उन्नत पदों को प्राप्त होते हैं। हमें भी खुशी मिलती है और समाज का भी एक अच्छे समाज का गठन करने में वो अपना सहयोग प्रदान करते हैं। विद्यार्थी शैक्षिक खेलों के नियमों में बंधकर शिक्षा को जब प्राप्त करता है तो उसमें आपसी मिलजोल की भावना आती है और आपसी सहयोग वो करना सीखता है। उसके साथ जो उसमें उत्साह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और विजय और पराजय दोनों सीखता है। वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसे विजय प्राप्त हो। विजय के साथ अगर पराजय का सामंजस्य करना एक विद्यार्थी सीख जाता है तो वो अपने जीवन में एक सफल इंसान है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय उसे विजय मिले। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन शैक्षिक खेलों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों में, अपने शिक्षकों में मन मिटा की जो भावना है उसको समाप्त कर सकते हैं और उनको हम अनुशासित कर सकते हैं। एक सक्रिय और समयनिष्ठ बनाने में वो अपना पूरा योगदान दे सकते हैं और व्यक्तिगत, पेशेवर या फिर अपना एक आसानी से पेशेवर जीवन को उनमें जो कठिन परिस्थितियां आती हैं उनसे वो लड़ना सीखते हैं। चिंता, तनाव और घबराहट से दूर होते हैं। बहुत सारे कोरोना काल में आजकल बहुत से लोग इस तरीके की स्थिति से शिकार हो रहे हैं और एक शिक्षिका होने के नाते, क्योंकि मैं अध्यापन काल से लगभग 28 वर्षों से जुड़ी हूँ और इस अनुभव के साथ साथ मैं विद्यार्थियों में हमेशा वो भाव भरने की कोशिश करती हूँ ताकि वह एक समाज के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें और वो चिंता से, तनाव से, घबराहट से हमेशा मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें और मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के साथ साथ आगे बढ़ें। क्योंकि माना है कि लचीला बना रहना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को लचीला बना रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर लचीलापन नहीं होगा तो उसमें अकड़ आ जाएगी और अकड़ को समाप्त करना बहुत जरूरी है। अकड़ से पकड़ खत्म होती है, इसीलिए नरम होने के लिए हमें विद्यार्थियों में इन शैक्षिक खेलों का सामंजस्य करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सभी से निवेदन है अगर कनेक्ट बिल्कुल हूँ। जी, अनुराधा जी, हम अपनी मीटिंग आगे चलते हैं। पीपीटी आपकी जो है जी, हाँ जी, शेयर कीजिए। ये देखिए टीचर्स, आई हैव मेड क्रिएटिव आइडियाज टू मेक योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव इन योर क्लासरूम। See, first of all, we should always enhance the creative thinking. For this, I had told you we should create the creativity in our subject. That means we should have we should create the interest in the students of our class so that they should think, and whether it is about mathematics, science or history, it helps to develop their creative ideas, and we should rather encourage their different ideas by giving them the freedom to explore it. Then my next one is audio and visual tools. See, by incorporating audio visual materials to supplement the textbooks during our sessions, it can be models, film spirits, movies, pictures, infographics, or any other mind mending. It will help to map the brain and help the, ma'am isko kariye share aap abhi.
Such tools will help to imaginate and thrive, and this will help to grow. Next कीजिए मैम. Next PPT. Next slide, please. नेक्स्ट स्लाइड इज रियल वर्ल्ड लर्निंग. हम हमेशा क्लासरूम में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना. तो हमें इतना नहीं करना है. रादर वी शुड इन्फ्यूज देम टू द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस in our instructions also, in our teaching moments also, because it makes the environment fresh and classroom becomes enriched classroom learning teaching area. So then we should ask the questions, which is brainstorming. We should not directly tell the students, okay, 2 and 2 make 4. No, we should make so things that it helps to brainstorm them, and they should come up to the idea that, ma'am, you want to say like this, and this only helps when we are going to use the brainstorming. Then classes should be in the natural environment. I had told you the best learned method is outside the classroom. When we organize field trips which are relevant to the lessons, just simply take the students for a walk outside the classroom. It will help them to understand, and it will help them to retain the memory of that lesson for a longer period. Then comes role play. Role play, you can see. So teaching through role play is a great way to make the children step out of their comfort zone, and in this way they should develop their interpersonal skills. And then comes the storyboard teaching. You can see over here only. I had told you that Rudyard Kipling, one of the greatest thinker, has told us if the history was taught in the classroom in the form of stories, it would never be forgotten. So storyboarding is a great way to teach any subject which requires step-by-step memorization or visualization of highly conceptual ideas. Then comes stimulating classroom environment. It means a classroom environment which is very well decorated by using fun and engaging students to stimulate a student's mind will help to think and learn in a better way. मैम नेक्स्ट स्लाइड एक और थी, वो भी थोड़ा सा लगाइए. वी शुड वेलकम न्यू आइडियाज. देखिए पुराने टाइम में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, टीचर जो कह देती थी हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता था. लेकिन आज हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने ज्यादा बर्स्ट हैं नॉलेज से, उनके इतने पॉपअप माइंड हैं कि आप उनको सिर्फ एक आइडिया दीजिए, वो हजारों आइडियाज आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे. तो हमें बच्चे को डांट के बिठाना नहीं है कि तुम्हें ज्यादा पता है, ऐसा कभी नहीं बोलना है. रादर हमें उनको उनके आइडियाज को, उनके जो फ्रेश आइडियाज हैं उनको वेलकम करना है. उसके बाद है थिंकिंग अबाउट ए हॉबी. अब देखिए 24 घंटे पढ़ाई की बातें करने से भी हमारा काफी ऑलरेडी टीचर्स जो हैं वो काफी हेक्टिक वर्कलोड के साथ अफेक्ट रहते हैं. सो समटाइम्स ए हेक्टिक वर्कलोड मे अफेक्ट योर एंगेजमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड इफ इट हैपेंस टू यू, इट्स नेचुरल. नाउ यू कैन मेक अ ब्रेक. You can take a break for a couple of hours and engage in some other activity which you are interested with the help of students. And then comes your puzzles and games. We should involve the teaching learning process by introducing the puzzles and games. Why? Because puzzles and games are a part of education, and children may not require taking conscious efforts when their lessons are introduced through games. So puzzles and games also help the children to think creatively and face the challenges whatsoever they are going to see. Then comes start school clubs. So, you know, what about starting in school club or group means being a teacher, you may not get enough time to work on the interesting topics that you are passionate about. So for this, you can share your views and learn more from others when you have a school club. Then comes freedom to do what you want in the creativity. It means